उल्टा बच्चा है, पेट में 2 या 3 बच्चे हैं तो उनका ऑपरेशन करना पड़ता है। किसी बाबा से पूछा फोन करके कि मैडम ने तो ऑपरेशन का बोला है, क्या करना चाहिए? तो बोले रुको मैं एक जो कोई मंत्र पढ़ के बताता हूँ कि ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। अगर 2 या 3 आपके बेटी हैं तो कुछ टैबलेट्स आती हैं या कुछ ऐसा आता है जिससे आपको खा लो वो? जैसे मैडम जी हमने सुना लड़का होने की भी दवाई आती है, काले या लाल कलर के कैप्सूल आते हैं, आप देते हो क्या? मैंने ज्यादातर सुना है जो कॉपर टी क्या होता है? कॉपर टी तो नहीं डलवाएंगे। कॉपर टी क्यों नहीं डलवाओगे? हर लड़की को मैम कौन से 3 टेस्ट होंगे जो कि जरूर करानी चाहिए अपनी लाइफ में, जो कि उनको आगे कोई भी बड़ी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े इसलिए? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस पॉडकास्ट में महिलाओं की सेहत, जागरूकता और उनसे जुड़ी कई सारी ऐसी मिथ्य बातों के बारे में जिनके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते हैं। हार्मोनल इश्यूज से लेकर आज की लाइफस्टाइल से जुड़ी कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम खुलकर बात करेंगे राजकीय बांगड़ हॉस्पिटल की गायकोलॉजिस्ट मिसेस पूनम सोमरा से। मैम, आपका हमारा पॉडकास्ट स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा कि प्रेगनेंसी टाइम में कई मिथ्स जो होते हैं वो लोगों के मन में रहते हैं, तो कौन कौन से ऐसे मिथ्स हैं जो कि प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज्यादा लोगों के मन में रहते हैं या लोग बाग उनसे अवेयर ही नहीं है? देखिए, वैसे तो शुरू से लेके लास्ट तक काफी मिथ्स हैं लोगों के अंदर। तो अपन शुरुआत करते हैं शुरू से। जैसे ही फीमेल प्रेग्नेंट होती है, 4था या 5वां महीना चलता है, पेशेंट या फिर जो भी महिला सोनोग्राफी करवाने अपने पास आती है, सबसे पहले पूछती है मैडम जी मेरे बच्चे की धड़कन कितनी आ रही है, 140 है, 140 से कम है। तो लोगों को अभी भी यही लगता है कि बच्चे की धड़कन देख के अपन बता सकते हैं लड़का होगा या लड़की होगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा ये कि मेरा पेट थोड़ा गोल आया है, थोड़ा बड़ा है, नाभि से नीचे से थोड़ा ज्यादा भारी है तो मुझे लड़का होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लड़का या लड़की होना जो अपना मेल पार्टनर होता है उस पर डिपेंड करता है, सारा जेनेटिक्स का खेल है। फीमेल के पास XX क्रोमोसोम होता है, मेल के पास XY। फीमेल का क्रोमोसोम हमेशा X ही आएगा। लड़का लड़की होना मेल से डिसाइड होगा कि Y आया तो लड़का, X आया तो लड़की। दूसरा होता है जैसे ही डिलीवरी का टाइम पास में आता है, फीमेल ज्यादा से ज्यादा घी खाओ नॉर्मल डिलीवरी होएगी, ज्यादा से ज्यादा खजूर खाओ नॉर्मल डिलीवरी होएगी। ये सब अपनी जो सिचुएशंस होती हैं, सारी कंडीशंस होती हैं, उस पर डिपेंड करता है। तीसरी बात, जैसे ही फीमेल को लेबर पेन आना स्टार्ट होता है, जैसे ही लेबर रूम में लिया पेशेंट को, सबसे पहले उनकी माँ, सास, बहन, जो भी साथ में आता है, भाग के बाल खोलते हैं पेशेंट के कि बाल खोलने से लड़का होगा, बाल खोलने से ज्यादा जल्दी डिलीवरी होगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हर पेशेंट की सिचुएशन, हर पेशेंट की डिलीवरी एक अलग अलग तरीके से। अगर एक ही पेशेंट की 2 बार डिलीवरी अभी हो रही है, 2 साल बाद होने वाली है, 3 साल बाद होने वाली है, हर डिलीवरी अलग होती है, कोई भी डिलीवरी सेम नहीं है, हर केस अलग होता है, हर केस। तो ये सब बाल खोलने से लड़का लड़की नहीं हो सकता, पेट मोटा या पतला होने से लड़का लड़की डिसाइड नहीं होता, बच्चे की धड़कन देख के लड़का या लड़की डिसाइड नहीं होता। आपने जो बोला कि जो लड़का होगा या लड़कियों का, ये बिल्कुल मेल पे डिपेंड करता है। बिल्कुल हमारे यहाँ तो हमेशा से यही मिथ रहा है कि ये सब लेडी के हाथ में ही है, या फिर उसी के जेनेटिक पे डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। बिल्कुल मेल के जेनेटिक्स पे। कई केस तो ऐसे भी आते हैं जैसे फर्स्ट डिलीवरी हुई, लड़की हो गई, मैडम जी पहली लड़की हो गई, अब हमारे घर में तो लड़कियां ही लड़कियां होंगी, आज तो शनिवार का दिन है, शनिवार के दिन लड़की हुई है तो आने वाली 5 या 7 लड़कियां ही होंगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अपना जेनेटिक्स का खेल है सारा। और कई लोग जैसे कई करते हैं कि नारियल ज्यादा खाओ, केसर का दूध पियो, गोरा होगा बच्चा, तो ये वाकई में डिपेंड करता है मैम? नहीं, नारियल का पानी पीने से हाइड्रेशन मेंटेन रहता है। भाई गर्मी का टाइम है, अपन बार बार पानी नहीं पी सकता, तो फ्लेवर चेंज हो गया, नारियल पानी पी लिया, मौसमी का जूस पी लिया, संतरा खा लिया, कुछ भी कर लिया, उससे हाइड्रेशन प्रॉपर रहेगा। बच्चा गोरा होने के लिए फीमेल्स नारियल का पानी पी लिया, छाछ पी ली, कुछ तो मुल्तानी मिट्टी होती है ना, वो भी खा लेते हैं कि बच्चा गोरा होगा। बच्चा गोरा होगा या नहीं होगा ये सारा अपना जेनेटिक्स पे, या तो माँ या पापा दोनों के कलर पे एक पे जाएगा वो। तो ये सब खाने पीने से तो नहीं होगा गोरा। बिल्कुल। मैम, आजकल प्रेगनेंसी में ये भी देखा गया है कि नॉर्मल डिलीवरीज तो बहुत कम हो गई हैं। सी सेक्शन से या फिर अगर हम कहें ऑपरेशन, वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ये भी कोई मतलब इसका कोई रीजन है या वाकई में आजकल इस तरह का लाइफस्टाइल हो गया है कि सी सेक्शन से ज्यादा हो रहे हैं? आजकल जो फीमेल्स जैसे ही प्रेग्नेंट हुए, प्रेगनेंसी को एक बीमारी की तरह लेते हैं कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मुझे तो बेड रेस्ट ही करना है, जबकि प्रेगनेंसी में जितना ज्यादा मोबाइल रहेंगे, जितनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी रहेगी,
आगे जाके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस अच्छे रहते हैं। बिस्तर पे बैठ गए ना, फीमेल पेन बियर कर सकती है, थोड़ा सा भी पेन होते ही कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होगा, जी, जी। मुझे ऑपरेशन ही करवाना है, एनी हाउ आप नहीं करोगे तो कहीं और जाके करवाएंगे, हमें आगे भेज दो, ये सब करते रहते हैं। तो फिर एक कारण भी यही है कि फिर लास्ट में हमें भी करना ही पड़ता है। जी, जी। और बाकी अदर कारण सारी सिचुएशन है, जैसे पहले भी किसी का ऑपरेशन हो रखा हो, बहुत सालों बाद बच्चा लगा हो, फीमेल की जो बच्चे थोड़ा वेट ज्यादा होता है, 4 किलो से ज्यादा बच्चा हो गया, या फिर उल्टा बच्चा है, पेट में 2 या 3 बच्चे हैं तो उनका ऑपरेशन करना पड़ता है। जी। बाकी हालांकि सारा फीमेल की बॉडी पे, उसकी मेंटल स्टेटस पे या फिर उसकी विल पे डिपेंड है कि अगर पेशेंट कोऑपरेट करता है, पेशेंट पेन बियर करता है तो आराम से नॉर्मल डिलीवरी है। जी, जी। मैम आजकल नॉर्मल डिलीवरीज जो होती हैं वो बहुत कम हो गई है, ज़्यादातर जो डिलीवरी है वो तो ऑपरेशन से या सी सेक्शन से हो रही है। तो क्या रीज़न है कि आज की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि ज़्यादातर सी सेक्शंस हो रहे हैं? हाँ, कंपेयर करें अपन पहले के लोगों को और अभी के लोगों के, जो अपनी मम्मी है, दादी है, वो पूरे दिन काम करते रहते थे, जितनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी होएगी उतना ही आगे जाके अच्छे आउटकम्स आएंगे। अभी की फीमेल्स जैसे ही प्रेग्नेंट हुए कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मैं बीमार हूँ, प्रेगनेंसी को एक बीमारी मान के चलते हैं। जी। जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है, बिस्तर पे खाना पीना, बिस्तर पे ना उठना ना बैठना, कोई काम नहीं करना, बिल्कुल जीरो वॉक, ना पैदल चलना, कुछ भी नहीं। तो उस वजह से आगे जाके जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम आता है, ना पेन बियर कर पाते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं हो पाती। और बाकी अदर कारण भी हो सकते हैं, जैसे किसी पेशेंट के बच्चा बहुत दिनों से लगा है, बच्चे की पोजीशन सही नहीं है, उल्टा बच्चा है, टेढ़ा बच्चा है, या फिर मल्टीपल है, ये एक से ज्यादा बच्चे, जैसे ट्विंस हो गया, ट्रिपलेट हो गया, या पहले से पेशेंट का सिजेरियन हो रखा हो, उसकी क्या मतलब क्या किस कारण से हुआ है, उस पे भी डिपेंड करता है कि इस टाइम नॉर्मल होगी या ऑपरेशन से होगा, पहले ऑपरेशन क्यों हुआ, उस पे ज्यादा डिपेंड करता है। बट मतलब ये डॉक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता कि डॉक्टर्स ही आजकल सी सेक्शन कराते हैं? नहीं, वो तो आजकल मतलब ये है कि अपन ही देख लो, थोड़ा सा कांटा चुभ जाए तो ही दर्द नहीं सहन कर सकते, तो आजकल सीडेंटरी लाइफस्टाइल होगी, कुछ काम नहीं कर, सारा लगभग मतलब ये सा हाउस वाइफ तो बहुत कम बची हैं आजकल, सारा वही है कि वर्किंग फीमेल्स, जो वर्किंग फीमेल्स हैं उनके ज्यादा सिजेरियन है, हाउस वाइफ है उनके तो फिर भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती, सारे दिन काम करते रहते हैं इसलिए। तो ये मतलब डॉक्टर्स खुद चाह कर नहीं कर रहे हैं, हम आप कोशिश तो यही करते हैं मतलब जितनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी होगी फीमेल में, उतनी ही पेन बियर करने की कैपेसिटी होगी। जी जी, ओके मैम, थैंक। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा आपसे कि महिलाओं में जो बहुत ज़्यादा कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है, जो कि जिनके बारे में उन्हें पता ही नहीं होता है और आगे जाके उनको उस चीज़ में मतलब काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है, तो कौन सी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम आप बताना चाहोगे? जैसे टीन एज से स्टार्ट करते हैं, मतलब अपने इतना सेक्सुअल एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे, मतलब जो भी फीमेल है वो अपनी बहन को या अपनी माँ को ही नहीं बता पाती है, उनको ये बहुत बड़ी बीमारियां लगती है कि मैं बताऊंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, छोटी छोटी बीमारी को जैसे इग्नोर करते हैं। सबसे पहला जैसे इरेगुलर पीरियड्स आते रहते हैं, अचानक से मोटापा बढ़ रहा है, या फिर जैसे वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, उनको पता ही नहीं रहता कि एक बीमारी है, यूटीआई, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होना, आगे जाके इसमें इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो मतलब उनको ये लगता है कि अगर हम इस चीज को बता देंगे तो पता नहीं हमारे आसपास वाले क्या सोचेंगे, ये तो शादीशुदा भी नहीं है, इसकी इतनी बीमारियां कहाँ से हो गई, ये सब चलता है। इग्नोरेंस बहुत ज्यादा है अपने यहाँ की सोसाइटी में, फीमेल स्कूल के बात ही नहीं कर पाती अपनी हेल्थ के बारे में तो बिल्कुल भी। जी जी, ये हर लड़की को मैम कौन से 3 टेस्ट होंगे जो कि जरूर करानी चाहिए अपनी लाइफ में, जो कि उनको आगे कोई भी बड़ी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े? इसलिए जो मोस्ट कॉमन है वो तो 3 तो अपन अपनी ब्लड प्रोफाइल करा सकते हैं जी, ब्लड ग्रुप हो गया, सीबीसी हो गया, थायराइड फंक्शन टेस्ट हो गए, बाकी एज के अकॉर्डिंग है, 25 या 35 प्लस है तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। सेकंड वाला पेप स्मीयर, अपने इंडिया में लगभग एक साल में 1,80,000 के आसपास न्यू केसेस आते हैं सर्वाइकल कैंसर के, जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसकी कैंसर के। तो जैसे वाइट डिस्चार्ज हो रहा है बार बार, मतलब 30 दिन की साइकिल होती है पीरियड्स की, बीच बीच में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, उनको बताते नहीं है, तो ये एक बहुत मोटा कारण है कि इसको अपन बचा सकते हैं। अगर अपनी हेल्थ के लिए अपन जागरूक रहेंगे तो आगे जाके कंसल्ट करें, कोई ट्रीटमेंट लें तो इस चीज को बचा सकते हैं। दूसरा मोस्ट कॉमन है वो ब्रेस्ट कैंसर है, जहाँ ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, अब नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, उनको ये लगता है कि ऐसे ही हो रहा है, शायद पीरियड आने वाला होगा, बच्चे के हाथ की लग गई इसलिए दर्द हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये हमें बहुत जरूरी है कि 35 प्लस होते ही तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और पेप स्मीयर तो करवाना ही चाहिए। मैम जो नई मदर्स हैं उनके लिए पोस्ट डिलीवरी अगर हम हेल्थ केयर उनकी देखें या तो
वो कितनी इम्पोर्टेंट है। जैसे आप भी, हम देखते हैं कि पहले के टाइम पे काफ़ी दिन लोग रेस्ट करते थे, पर आजकल जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो 10 से 15 दिन ही रेस्ट करती हैं और वर्क पे वापस ज्वाइन कर लेती है। तो क्या पहले ज़्यादा जो पोस्ट डिलीवरी के बाद जो केयर होती थी वो ज़्यादा ज़रूरी थी या नहीं है? देखिए, वैसे तो पोस्ट डिलीवरी के लगभग 6 हफ्ते, लगभग 1.5 महीना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे का ही जन्म नहीं होता, डिलीवरी के बाद माँ का भी दूसरा जन्म है, तो बॉडी को रिकवर होने में टाइम लगता है। अपने यहाँ पे सबसे एक ज़रूरी चीज़ है कि जैसे ही डिलीवरी हुई, बच्चा दूसरे बिस्तर पे सो रहा है, माँ दूसरे बिस्तर पे सो रही है ना, तो माँ और बच्चे की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। जैसे ही माँ दूध पिलाना चाहती है, बच्चा दूध नहीं पी पाता, उसमें फिर उस वजह से मिल्क सेपरेशन हो जाता है, डिप्रेशन में आने लग जाते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिलीवरी हो गई भाई, डॉक्टर से अपना काम छूट गया, अब कुछ नहीं जाना, जबकि हर 2 हफ्ते से चेकअप करवाना जरूरी है। जैसे डिस्चार्ज होना, निप्पल क्रैक्स होना, निप्पल में दर्द होना, बच्चे को दूध नहीं पिला पाना, मूड स्विंग्स होना, हेडेक होना, पानी की कमी रहना, और एक सबसे ज्यादा जरूरी है, डिलीवरी होते ही पानी बिल्कुल बंद कर देते हैं फीमेल का। पानी पीने से पेट फूल जाएगा, पानी पीने से गैस भर जाएगी, जबकि पानी बहुत जरूरी है। कम से कम 3 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, उससे हाइड्रेशन मेंटेन रहता है। हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा ना तो यूटीआई होएगा, पेशाब में इन्फेक्शन, बार बार पेशाब करने जाएगी तो शरीर में हवा भर जाएगी, शरीर फूलने लग जाएगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों को जानना कि डिलीवरी के बाद पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, तो मतलब वाकई में 1.5 महीना करना चाहिए। हाँ, प्रॉपर रिकवर होने में टाइम लगता है, तो 6 हफ्ते तो चाहिए अपन को। जी, ओके मैम। नहीं, आजकल कई लेडीज जो होती है बहुत जल्दी वर्क वापस स्टार्ट कर देती है कि नहीं हमने क्या है, तो वो जैसे फिर जैसे बच्चे के पास नहीं रहते, माँ और बच्चे की बॉन्डिंग भी बहुत वीक होती है, उस वजह से फिर मिल्क सबसे ज्यादा जरूरी हो जाए। बच्चे को 6 महीने तक दूध पिलाना, 6 हफ्ते छोड़ो, 6 महीने तक, तो वो 6 हफ्ते ही नहीं रह पाते, तो दूध कहाँ से बनेगा? फिर वो स्पून फीडिंग स्टार्ट होना, टॉप फीड होना, फिर वो बच्चे की हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज होती है उसमें। जी जी जी, ओके मैम, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। ये वाकई में आजकल लोग बाग नहीं मानते कि हम इतना प्रॉपर रेस्ट करेंगे या नहीं, क्या हो गया, हमारी बॉडी वापस 6 वीक तो चाहिए। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि जो इनफर्टिलिटी आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, तो हमेशा ये इसकी जो वजह है वो वाकई में वुमेन से रिलेटेड ही होता है। और जो इनफर्टिलिटी जिसको अपन बांझपन बोलते हैं, इसमें से अगर अपन 100 महिलाओं को खड़ा करें तो उसमें से 40 महिलाएं ऐसी होंगी जिसमें से मेल पार्टनर यानी आदमी में भी दिक्कत हो सकती है। अपनी सोसाइटी इस चीज को मानती नहीं है। जैसे कोई फीमेल सास आती है एक्चुअली अपने बेटे और बहू को लेके, मैडम जिसके बच्चे नहीं लग रहे, 2 साल हो गई, 3 साल हो गई, 4 साल हो गई, फीमेल तो दवाई पे दवाई लेती रहेगी, जितनी बार बुलाओ उतनी बार आएंगे, हर बार दवाई लेके जाएंगे। जैसे ही बारी आती है कि भाई अपने पति की भी जांच करवाओ, इतने में माँ बोलती है नहीं मेरे बेटे में कोई कमी नहीं हो सकती, इसमें ही कमी है कोई, इसके साथ उसकी शादी हुई थी, उसके तो 2 बच्चे हो गए, इसके नहीं हो रहे, जरूर ये बच्चे गिराने की दवाई खाती होगी, चुपके से साधन यूज करती होगी, बताती नहीं है, बच्चा चाहती नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 40% मेल फैक्टर होते हैं जो जिससे अपन बहुत ही अननोन है कि मेल में तो कभी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। मतलब आज का समाज उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता, अभी तक नहीं कर रहे हैं कि भाई आदमी में भी कोई दिक्कत हो सकती है। 40% मेल पे डिपेंड है पूरा। तो मतलब खाली इनफर्टिलिटी जो है वो वुमेन्स पे डिपेंडेंट नहीं है, मेल्स भी में भी हो सकता है प्रॉब्लम, बस हमारे आज के समाज में है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। मेल अपना तो वही है ना, शुरू से चलता हुआ आ रहा है, पुरुष प्रधान समाज है, जो आदमी ने बोल दिया वो अटीक है कि उसके आगे ना आगे जाना ना पीछे जाना कभी। मतलब एक सीमेन एनालिसिस तो अलग बात है, एक ब्लड टेस्ट भी नहीं करवाएंगे, क्या पता क्या हो जाएगा, मैं तो नहीं करवाऊं मेरी जांच, इसमें कोई कमी है, बस यही चलता है। जी 3-3, 4-4 साल तक दवाई लेती है फीमेल, पर मेल कभी भी अपना एक टेस्ट नहीं करवाता, कभी भी। बिल्कुल मैम, आपने तो इस तरह के काफी एक्सपीरियंस लिए होंगे तो आपको तो ज्यादा इस चीज के बारे में पता होगा। मैम, आजकल पीसीओएस और पीसीओडी की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, तो ये मतलब आजकल यंग गर्ल्स में इतना ज्यादा ये प्रॉब्लम्स क्यों देखने को मिल रही है? क्या वाकई में इतना हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इतना खराब हो गया है, या वाकई में ये अब एक जेनेटिकली होने लग गया है इस तरह का? ये तो अपना पूरा लाइफस्टाइल पे डिपेंड है। पीसीओएस एक ना दवाई से ठीक होने वाली बीमारी भी नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना। आजकल क्या
सेडेंटरी लाइफ हो गई, सब 12-12 13-13 घंटे तक बैठे रहते हैं, नींद अच्छे से नहीं ले पाते हैं, मोटापा बढ़ने लग गया। सबसे ज्यादा बाहर का खाना, जंक फूड खाना, शुगर ज्यादा इंटेक करना, डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा खाना। आज घर पे खाना नहीं बनाने का मन है, बाहर से खा लेते हैं, गोलगप्पे खा लिए, पिज्जा खा लिया। जंक फूड जितना ज्यादा खाते हैं वो सारा अपनी बॉडी में जाता है, वहीं से सारी फैट और शुगर, सारा इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है। उस वजह से पीसीओडी, पीसीओएस, उसकी वजह से पीरियड्स बराबर नहीं आते, एक्ने होने लग जाते हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ है, फिर आगे जाके इसका आउटकम वो ये सेम इनफर्टिलिटी में जाना। तो अपनी सबसे ज्यादा इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है, वो लाइफस्टाइल की है कि कम से कम हम 40 से लेके 60 मिनट तक एक्सरसाइज करें, वॉक करें, योगा करें, जंपिंग, कार्डियो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अपना क्या है, 12-13 घंटे बैठे, थक गए, सो जाते हैं, 2 बजे सो रहे हैं रात को, 5 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, कोई स्लीप साइकिल नहीं है, कुछ भी नहीं। तो उसी हिसाब से फिर अपनी बॉडी के हार्मोन्स भी उसी चीज के हिसाब से काम करने लग जाते हैं। तो पूरा का पूरा खेल है ना जो ये सारा हार्मोन्स पे ही है। अब फिर इसके लिए ये भी है कि ये तो बहुत मोटी है तो इसको पीसीओडी होगा, ये तो पतली है इसके पीरियड क्यों नहीं आ रहे, इसको थोड़ी ना पीसीओडी होगा। जबकि मोटापे पे नहीं है, मोटापा एक फैक्टर है कि इसके कारण भी हो सकता है। जो सारा तो हार्मोन्स की वजह से ही है, जितने ज्यादा हार्मोन इम्बैलेंस है उतनी ज्यादा बॉडी वैसे ही रेस्पॉन्ड करेगी अपनी। ओके मैम, अब आपसे रैपिड फायर जैसा लेते हैं, मिथ और रियलिटी के बारे में बताइएगा, ठीक है। फर्स्ट पीरियड्स में एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी? बिल्कुल करनी चाहिए, लाइट एक्सरसाइज। जैसे हम मानते हैं कि पीरियड्स टाइम में आप बिल्कुल रेस्ट करो, बिल्कुल भी एक्टिविटी ना करो। नहीं, पीरियड्स में अपन जैसे योगा कर लिया, थोड़ा बहुत वॉक कर लिया, जो भी मेडिटेशन है वो कर सकते हैं। जी। ओके, नेक्स्ट, पीसीओएस सिर्फ ओवरवेट गर्ल्स को होता है? नहीं, थिन को भी हो सकता है। ये तो मतलब मोटापा एक कारण है इस चीज का कि पीसीओडी है तो मोटापा भी है, लेकिन वो तो हार्मोन्स पे डिपेंड है सारा। हार्मोन सबके अलग अलग हो सकते हैं, जिसकी जो बहुत पतली लड़की है उसको भी पीसीओएस हो सकता है। जी, ओके। इनफर्टिलिटी हमेशा वुमेन्स की वजह से होती है? नहीं, तो वो तो मेल फैक्टर तो बहुत जरूरी है इसमें। आप अपना कोई ऐसा केस आप हमारे साथ एक्सपीरियंस कर मतलब बताना चाहती हो जो कि आपको लगा हो कि आपके मतलब पूरा इस जर्नी में बहुत ही अलग आपने कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस किया हो? तो हाँ, काफी हैं, तो मैं तो 1-2 बता देती हूँ। जी। अभी थोड़े दिन पहले, लगभग साल भर पहले की बात है। मतलब एक महिला थी, लगभग 8.5 महीने पे दिखाने आई हॉस्पिटल में। जी। तो एक भी तो जांच नहीं करवाई, एक भी सोनोग्राफी, कभी हॉस्पिटल आई ही नहीं। वो तो उससे पूछे भाई आपने इतने दिन तक दिखाया क्यों नहीं आए? तो वही अपने, हाँ ठीक है, धार्मिक आस्था है वो अपनी अलग जगह पे, लेकिन मेडिकल चीजें अलग हैं। तो जैसे ही उसकी सोनोग्राफी करवाई तो उसके बच्चे की सर ही नहीं बना था। उससे पूछा, बिना सर का बच्चा है, पूरे 9 महीने होने वाले हैं, इस बच्चे का क्या करोगे आप? क्यों नहीं दिखाया? कि मैं पता नहीं किसी बाबा जी के पास गई थी तो उन्होंने मुझे ताबीज पहनाया कि किसी डॉक्टर को दिखाना नहीं है, कभी भी बच्चे की धड़कन नहीं सुनानी है, लड़का होएगा, जैसे ही धड़कन सुना दोगी तो लड़की बन जाएगी उसकी। तो वो 8.5 महीने पे आती है, बिना सर का बच्चा, उसको फिर बीच में डिलीवर कराना पड़ा। ये एक सबसे मतलब ये है। हाँ, अपने सब धार्मिक चीजें मानो, पर एटलीस्ट अपनी हेल्थ के लिए तो अवेयर रहना ही चाहिए। टाइम पे दिखाना बहुत जरूरी है। मतलब इस तरह के भी केसेस आते हैं जिसमें आज के टाइम में भी अगर हम माने कि आजकल की तो यूथ जो है या फिर अगर हम जो लेडीज है वाकई काफी अवेयर हो गई है, फिर भी अभी भी ये चीज चलती है। बिल्कुल। एक और था, एक मतलब लगभग 11 या 13 साल से बच्चा लगा था उनके। वो तो मतलब दवाई कहीं और से ले रहे थे, डिलीवरी यहीं डीडवाना में करवानी थी उनको। तो भाई पेशेंट आई, उसकी ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ही ज्यादा, एपीएच जिसको अपन बोलते हैं, डिलीवरी से पहले ब्लीडिंग होना। तो पेशेंट की सोनो करवाई, उसमें क्लोट्स इकट्ठे हो रहे थे, लगभग 200 ml के आसपास ब्लड इकट्ठा हो गया। जैसे उनको बोला भाई नॉर्मल डिलीवरी तो पॉसिबल नहीं है, एक तो 13 साल से बच्चा लगा, ऊपर से इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। नहीं, मैंने कहीं से दवाई ली है, किसी से दवाई ली है, उन्होंने मुझे मना किया, तो मैं उनसे फोन करती हूँ। तो इधर पास में कोई गांव है, जिसमें जोधपुर के आसपास कोई गांव है, उसमें किसी वही सेम चीज किसी बाबा से पूछा फोन करके कि मैडम ने तो ऑपरेशन का बोला है, क्या करना चाहिए? तो बोले रुको मैं एक जो कोई मंत्र पढ़ के बताता हूँ कि ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। तो लगभग 7 से 9 मिनट बाद वापस फोन आता, हाँ मैडम सही बोल रही है, ऑपरेशन करवा लो।
ये भी है। तो डिसीजन जी से कोई और पूछ दे के। रहा है, हाँ डिलीवरी कहीं और हो रही है, पूछा कहीं और जा रहा है। और वो भी एक बाबा जी से पूछेगी, इससे हाँ, सेक्शन होगा हाँ। नहीं होगा। ओके, एक मैम है ना, जो एक मिथ को ही लेके मैं बताती हूँ। आजकल बहुत सुनने में आया, अगर 2 या 3 आपके बेटी हैं तो कुछ टैबलेट्स आती हैं या कुछ ऐसा आता है जिससे आपको खा हाँ, लो वो बहुत लड़का हो बहुत जाएगा। आते हैं। जैसे मैडम जी, हमने सुना लड़का होने की भी दवाई हाँ आती जी। है, काले या लाल कलर के कैप्सूल आते हैं, आप देते हो क्या? ऐसा कोई भी कैप्सूल नहीं बना जो लड़का या लड़की बता सके या बना सके, बिल्कुल भी नहीं। जी जी। काफी लोग आते हैं, 3 लड़कियां हैं, और जो लड़का हो खासकर जाए। है ना, ये गांव के या जो ढाणियों के लोग होते हैं वो शायद इन चीजों को ज्यादा मानते हैं, हाँ। या बाकी शहर वाले भी मानते हैं? सभी अभी सभी? मतलब बहुत ऐसे है कि लड़के की चाह बहुत ज्यादा है इंसान में अभी भी, जी जी। कि लड़का हो जाए। जैसे ठीक है, एक लड़का लड़की ठीक है, सभी अपना परिवार पूरा चाहते हैं, लेकिन दवाई तो नहीं बनी कोई भी कि लड़का हो या लड़की हो, बिल्कुल भी नहीं। मैम, आजकल प्रोटेक्शन को लेकर भी बहुत सारे मिथ्स होते हैं, तो मैंने ज्यादातर सुना है जो कॉपर टी क्या होता है, या फिर इसको लेके लोगों में क्यों इतनी अवेयरनेस नहीं है? कॉपर टी एक छोटी सी डिवाइस है, टी शेप डिवाइस है, जिसमें कॉपर मेटल होती है। वो अपन यूट्रस के अंदर डालते हैं, उसके कि भाई किसी फीमेल को एक बच्चा हो गया, उसको थोड़ा लेट बच्चा चाहिए, लाइक 3 साल बाद, 5 साल बाद, तो उसके लिए अपन कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज करते हैं। लोगों में इसके लिए मिथ्स क्या है कि कॉपर टी तो नहीं डलवाएंगे। कॉपर टी क्यों नहीं डलवाओगे? कॉपर टी इसलिए नहीं डलवाएंगे, कलेजे में चली जाएगी, सर में चली जाएगी, आंत में फंस जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। यूट्रस एक इतनी हार्ड स्ट्रक्चर है, उसको पार करके कैसे बाहर जाएगी वो? सबसे अच्छा और सबसे सेफ साधन है कॉपर टी। जो माला डी लेते हैं, बार बार गोलियां खाते हैं, वो मिस भी हो जाती है। कॉपर टी में फेलियर रेट बहुत कम है दवाई के कंपैरिजन में, तो बहुत सेफ, इफेक्टिव और अपनी गवर्नमेंट सप्लाई में फ्री में है। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा और मतलब कॉन्ट्रासेप्शन है। इससे कोई वेट गेन नहीं होता है, या फिर नहीं, कहते कुछ हैं कि भी हम नहीं। अगर इस तरह के लेते हैं तो हम मोटे हो जाएंगे? नहीं, ऐसा जो कुछ? जैसे अपने डलवाई है, इसी से मतलब इस बार कॉपर टी डाली है, थोड़ा पेल्विक पेन, थोड़ा सा जैसे अपन बोलते हैं कि नाभि के नीचे थोड़ा दर्द होना, थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि कुछ फॉरेन बॉडी अपने अंदर गई है, तो थोड़ा तो डिस्कम्फर्ट होगा, लेकिन सबसे सेफ वही है। जी। आप अपना एक एक्सपीरियंस इस तरह से बताइए कि जैसे महिलाओं में नसबंदी वगैरह होती है, वैसे ही क्या पुरुषों में भी होती है, या फिर आज का समाज उसको एक्सेप्ट करता है क्या? हाँ बिल्कुल ना, जैसे महिला में नसबंदी होती है, वैसे आदमी में भी होती है, लेकिन अपनी सोसाइटी तो वही सेम चीज जैसी अपन एडवाइस करते हैं कि पहले से फीमेल के 2 ऑपरेशन हो रखे हैं, कि भाई पहले 2 ऑपरेशन के बाद नसबंदी नहीं करवाई, अब वो नसबंदी चाह रहे हैं, तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इसको बार बार ऑपरेट ना करे, तो अपन आदमी को बोलते हैं भाई आप नसबंदी करवा लो। नहीं, इतने में तो घर वाले बोलते नहीं बेटा तो नसबंदी नहीं करवाएगा, बेटे की ताकत खत्म हो जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, ये कैसे काम कर पाएगा। जबकि फीमेल से ज्यादा इजी मेल का नसबंदी है। आदमी की नसबंदी बहुत बिल्कुल छोटा सा चीरा लग के होती है, फीमेल का तो वही 7 परत कट के फिर ढूंढ के नसबंदी करनी होती है। आदमी का बहुत इजी है, लेकिन वही अपनी सोसाइटी नसबंदी तो बिल्कुल नहीं। आदमी की ताकत पता नहीं क्या कम हो जाएगी, ताकत इतनी ज्यादा। मतलब वो ये हर काम जो भी है वो लेडी ही लेडी ही करे। बिल्कुल, वो उनके ये कि ऑपरेशन करवाएगी तो महिला करवाएगी, लड़का तो नहीं करवाएगा। जिम्मेदार होगी तो हाँ, महिला ही होगी। अभी वही अपना मेल डोमिनेंसी है ना, वही चलती है अपनी, यही चलता है। आपने अपने इतना एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किया, अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया, हमारे दर्शकों को इससे वाकई में बहुत जानकारी मिलेगी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।